हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण में अपन ने 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन श्रोडिंगर समीकरण पढ़ चुके हैं। तो आज का आपका टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि कालाश्रित, काल पर जो डिपेंड करे, टाइम पर जो डिपेंड करे, ऐसी श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है। तो सपोज करना एक आपका कण है जो कि विभव क्षेत्र VRT में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। VRT में गति कर रहा है। VRT क्या है? किसी स्थिति R XYZ में और समय t पर उस विभव क्षेत्र का वैल्यू। ठीक है। तो कोई कण है, विभव क्षेत्र VRT में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस कण के लिए जो तरंग फलन होगा वो क्या होगा, psi-RT होगा। और इस कण के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण होगी, श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, क्या होगी, वो होगी -h² डेल स्क्वायर psi RT प्लस VRT psi RT इक्वल टू आयोटा h डेल psi RT ओवर डेल t। ये आपकी होगी श्रोडिंगर समीकरण का वैल्यू। कौन सी श्रोडिंगर समीकरण? देखना, psi RT आपका स्थिति R और समय t पर डिपेंड कर रहा है। psi स्थिति R और समय t पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर जो विभव क्षेत्र है VV किस पर डिपेंड कर रहा है, R और t पर। तो ये वाली जो श्रोडिंगर समीकरण है, ये वाली, वो क्या कहलाती है आपकी, टाइम डिपेंडेंट। ये क्या कहलाती है आपकी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है। तो ये अपनी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है, जहां ये देखना VRT है यानी स्थितिज ऊर्जा है या विभव क्षेत्र है। विभव क्षेत्र यानी उस पर बल लग रहा है। ऐसे तो लिखते हैं अपन F = डेल VRT के बराबर। तो विभव क्षेत्र है तो बल भी लग रहा है, यानी अगर विभव क्षेत्र समय t पर डिपेंड कर रहा है तो बल भी किस पर डिपेंड करेगा, t पर डिपेंड करेगा। जो कण है उस पर लगने वाला जो बल है वो किस पर डिपेंड करेगा, समय पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा कि जो विभव क्षेत्र है वो क्या होगा, t = 0 सेकेंड पर कुछ अलग होगा, t = 5 सेकेंड पे कुछ अलग होगा। इसका मतलब ये है कि कण के द्वारा जो एक्सपीरियंस्ड जो फोर्स है, बल है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सपोज करना t = 0 सेकेंड पे कुछ अलग है, F1 है। t = 5 सेकेंड पे क्या है, F2 है। t = 10 सेकेंड पे F3 है। तो यानी जो बल का मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, समय t पर। क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आगे है, ये हो गई टाइम डिपेंडेंट कालाश्रित। तो अब अगली वाली क्या होगी आपकी, टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ऐसी समीकरण जो टाइम पर डिपेंड नहीं करे। ये क्या होगी, जो टाइम पर डिपेंड करे। ठीक है। तो आपका अगला जो टॉपिक है वो है टाइम इंडिपेंडेंट यानी कि काल अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसका जो डेरिवेशन होता है वो एक्चुअली होता है आपका टाइम डिपेंडेंट से ही। अपन जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण जो कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, डिराइव कराएंगे, वो एक्चुअली होगी टाइम डिपेंडेंट से। वहाँ पे केवल एक चीज़ का आएगा कि जो कोई कण है जिस विभव क्षेत्र में गति कर रहा है VRT, वो समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी VRT क्या है आपका VR।
ऐसा विभव क्षेत्र जो समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वी आर टी इक्वल टू वी आर। समय पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो टाइम को यहाँ से क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, हटा दो। तो जिस विभव क्षेत्र में जो कण गति कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, अब विभव क्षेत्र क्या हो जाएगा, वी आर। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, कालास्टेस समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी इक्वल टू क्या होगा, आयोटा एच कट डेल साई आर टी ओवर डेल टी के बराबर। तो ये आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है। इसको किस में चेंज करना है, इसको करना है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण में। तो क्या होगा, पहले तो क्या कर रहे हैं अपन, वी आर टी को वी आर के बराबर लिख दिया, क्योंकि क्या कर रहा है, जो विभव क्षेत्र है वो समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो आपकी जो श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर साई आर टी इक्वल टू आयोटा एच का डेल साई आर टी ओवर डेल टी। यहाँ देखना अभी भी जो साई है वो टी पर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, जो साई है, तरंग फलन साई है, वो टी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैं मान रहा हूँ समीकरण नंबर 1। तो सपोज करना चरों की पृथक्करण विधि का नाम सुना है कभी आपने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, अगर आपने सुना है तो यहाँ पे जो साई आर टी है वो किसका फलन है, आर और टी का। किसका फलन है, आर और टी का। तो यहाँ पे इस साई आर टी को मैं चरों की पृथक्करण विधि से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आर और टी दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। आर का फलन अलग लिख रहा हूँ और टी का फलन अलग लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, साई आर इंटू फाई टी। ये आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है कि आर और टी के रूप में इस फलन साई आर टी को क्या कर दिया मैंने, अलग अलग लिख दिया। ये समीकरण हो गई समीकरण नंबर 2। ये साई आर है, ये फाई टी है। ये केवल आर पे डिपेंड कर रहा है और वो केवल टी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 1 है आपके पास और समीकरण 2 है। इसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। ये अपनी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन चल रही है, डेरिवेशन उसका ही है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने। जब भी बोर्ड फिल होने को आए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। या कुछ अगर नोट करना है तो यहाँ से नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दूं मैं। अच्छा, ये जो आर और टी है दोनों क्या है, चर राशियां हैं। ये दोनों क्या है, चर राशियां। पहली बात तो आर और टी, और दोनों एक दूसरे से क्या है, ये कहलाती है अपनी स्वतंत्र चर राशियां। यानी आर का मान टी पर डिपेंड नहीं करेगा, टी का मान आर पे डिपेंड नहीं करेगा। अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है ना, बस सेम वही है। तो आर का मान टी पे डिपेंड नहीं करेगा और ना ही टी का मान आर पे। यानी किसी समीकरण का मैं आर के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो टी कांस्टेंट होगा और यदि टी के सापेक्ष करता हूं तो आर कांस्टेंट होगा। क्लियर है। अब इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं तो क्या मिलेगा आपको, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी को क्या लिख दिया मैंने, साई आर फाई टी प्लस वी आर तो है ये आपका, फिर अगेन साई आर टी को क्या लिख दिया मैंने, साई आर फाई टी इक्वल टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। साई आर टी को क्या लिख दिया मैंने, साई आर फाई टी। समीकरण नंबर, रहने दो समीकरण, ठीक है। समझ में आया। समीकरण 1 को समीकरण इसमें कैसे लिखा, समीकरण 3 मान लो। चलो
क्या किया, साई आर टी को साई आर फाई टी के रूप में लिख दिया। अब मैंने बोला है आर और टी इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या है आपका डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन संकारक है, यही तो है आपका एक तरह से डेल एक्स टू प्लस डेल ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू ओवर डेल जेड टू, यानी आर के रिस्पेक्ट में अपकलन हो रहा है, यही तो बोलेंगे एक तरह से आर के रिस्पेक्ट में अपकलन हो रहा है, जहाँ एक्स है जहाँ वाई है जहाँ जेड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, फाई टी बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपकलन से बाहर आ जाएगा, फाई टी क्या बच जाएगा, डेल स्क्वायर साई आर, समझ में आया, प्लस वी आर साई आर फाई टी तो है ये सेम, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखना ये टी के सापेक्ष अपकलन हो रहा है, तो आर वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कांस्टेंट नियत, तो क्या बन जाएगा ये आयोटा एच कट साई आर बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा डेल फाई टी ओवर डेल टी। समीकरण 4। अब क्या करना है बताइए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ये डेरिवेशन काफ़ी हो चुके हैं आपके किसी आयताकार विभव बॉक्स में, विभव का मान, और मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट 4 यूनिट 5 ये काफ़ी चीज़ें अपन कर चुके हैं। यहाँ पे अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे को यहाँ से फाई टी को एलिमिनेट करना है और यहाँ से साई आर को एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है। क्या करना है, साई और फाई टी को एक दूसरे की तरफ से हटाना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में क्या करना है, साई आर फाई टी का भाग देने पर दीजिए भाग, डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे साई आर फाई टी का भाग दिया, यहाँ पे भी देंगे और यहाँ पे भी देंगे। तो यहाँ पे अगर साई आर फाई टी का भाग दूंगा, ऐसे तो करूँगा, साई आर फाई टी का डिवाइड कर दिया, सेम यहाँ पे हो गया साई आर फाई टी का डिवाइड, और सेम यहाँ पे हो गया साई आर फाई टी का डिवाइड, ऐसे तो करूँगा। तो क्या होगा, फाई टी से फाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका साई आर, क्या बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन साई आर डेल स्क्वायर साई आर। क्लियर है, प्लस यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, साई आर भी और फाई टी भी। चलो वी आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, साई आर से साई आर, क्या बच जाएगा फाई टी, तो इसको लिख दिया मैंने आयोटा एच कट फाई टी और डेल फाई टी ओवर डेल टी के बराबर, समीकरण नंबर 5। देखिए आपके समझ में आया नहीं आया क्या किया है, एक बार देख लीजिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है। अब देखना यहाँ पे ये वाली जो टर्म है पूरी टी पे डिपेंड कर रही है ना, और ये वाली जो पूरी टर्म है वो आर पर डिपेंड कर रही है। देखो आर 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 टी टी टी, तो टी पे वाली इधर की साइड, आर वाली इधर की साइड। तो मैं बोल रहा हूँ माना, अपने को चैन तो बैठेगा नहीं, अपने को पूरी सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे माना, क्या माना आयोटा एच कट फाई टी इंटू डेल फाई टी ओवर डेल टी का जो वैल्यू है वो ई के बराबर है। ई यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा आइगन मान भी बोलते हैं इसको। क्लियर है, इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, चिंता मत करो, जितनी भी आपके मैं बोल रहा हूँ कि आगे डिफाइन करूँगा, आगे बताऊँगा, वहाँ पे अगर यहाँ पे बताया तो सब आपके सर के ऊपर से जाएगा, अभी इस टाइम पे बताया तो क्या करेंगे अपन, इसको बाद में देखेंगे, जहाँ पे आपको क्लियर होगा कि अच्छा वहाँ पे ऐसा क्यों किया था। तो यहाँ पे क्या किया, माना ये वाला, मान लिया, माना नहीं माना, ये समीकरण 6 हो गई। तो समीकरण 6 हो गई और ये समीकरण 5 है, इसको किसके बराबर मान लिया मैंने, ई के। तो अब समीकरण 5 क्या बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी समीकरण 5, समीकरण 5 विल बी माइनस, क्या बन जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m
1/psi r डेल स्क्वायर psi r प्लस वी आर इक्वल टू ई। और साई आर को मैं इधर भेज दूँ, क्या कर दूँ मैं, साई आर को इधर भेज देता हूँ। समझ में आया समीकरण 5 कैसे लिखी है? इसको मैंने ई के बराबर लिख दिया तो ये ई आ गया। अब साई आर देखो यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं क्या करूँ, गुना कर दूँ, ऐसे बोल लो। समीकरण 7 है ये, समीकरण 7 का साई आर से गुना करने पर, समीकरण 7 का साई आर से गुना करने पर, तो कीजिए गुना, क्या मिलेगा आपको, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये वाला हट जाएगा, क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई आर प्लस आगे की टर्म वी आर साई आर, आगे की टर्म ई साई आर। ये आपकी कहलाती है, देखिए कोई भी टाइम वाला पार्ट आ रहा है क्या इसमें, इसको तो कंप्लीट ई मान लिया है। अब आपकी ई केवल यहाँ पे ऊर्जा है, ये ध्यान रखिए बस। ये मत सोचिए कि ई का मान ये है, आप तो यहाँ पे ये मानिए कि ई का मान क्या है, ऊर्जा है। तो कोई भी जो क्वांटिटी है वो टी पे आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो ये वाली जो समीकरण है वो क्या कहलाती है आपकी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। टी यानी टाइम, आई यानी इंडिपेंडेंट, एस यानी श्रोडिंगर, ई यानी इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। या आप इसको लिख सकते हो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई आर इक्वल टू ई साई आर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ये भी क्या है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। टाइम डिपेंडेंट पढ़ चुके हैं, टाइम इंडिपेंडेंट आपकी ये रही। अब देखिए समीकरण 6, ये भी तो बच गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, इसका मीनिंग क्या है। देखिए तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 क्या है आपकी, आयोटा एच कट अपॉन फाई टी डेल फाई टी ओवर डेल टी इक्वल टू ई। क्या कर रहे हैं, समीकरण 6 से नोट डाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो समीकरण 6 क्या है आपकी, आयोटा एच कट अपॉन फाई टी डेल फाई टी ओवर डेल टी इक्वल टू ई। क्लियर है? फाई टी को इधर भेज दूं या फिर ऐसे रोको, इसको मैं लिख रहा हूं डेल फाई टी ओवर फाई टी इक्वल टू ई अपॉन आयोटा एच कट डेल टी। सही लिखा है नहीं लिखा है? देखिए क्या किया है कि डेल टी को तो मैंने राइट साइड में भेज दिया है, डेल टी को क्या किया है मैंने, राइट साइड में भेज दिया है, और फाई टी को डेल फाई टी के नीचे ले आया। अब आप जानते हो आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका, -1, यही होता है। तो मेरे को बताइए माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होगा, +1। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ऑफ -1, यही होगा ना, माइनस तो यही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ देखना प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, इसको लिख रहा हूँ मैं माइनस आयोटा स्क्वायर ई अपॉन आयोटा एच कट इंटू टी या डेल टी। उससे क्या होगा, उससे होगा आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा। क्या होगा, आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आपका ये। क्लियर है? ये समीकरण 7 मान लो, 7 तो हो गई क्या, 8, समीकरण 8। तो समीकरण 8 हो गई आपकी। अब मैं यहाँ पे समीकरण 8 का समाकलन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 8 का समाकलन करने पर
तो समीकरण 8 का समाकलन किया तो क्या मिलेगा आपको, देखना इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई टी ओवर डेल, सॉरी ये फाई टी है ना अपना, फाई टी इक्वल टू माइनस आयोटा कॉन्स्टेंट एच कॉन्स्टेंट, तो माइनस आयोटा अपॉन एच का इंटीग्रेशन ऑफ ई भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, ई भी क्या होगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी। अब बताइए ये वाली आपकी जो लेफ्ट साइड में टर्म में कुछ बन रही है क्या, डी एक्स अपॉन एक्स करते हैं, क्या होता है अपना डी एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स, ऐसे होता है ना डी वाई अपॉन वाई एल एन वाई। तो यहाँ देखना डेल फाई टी अपॉन फाई टी ऐसे करते हैं ना अपन, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है इंटू डी एक्स ऐसे है। तो क्या करते हैं अपन, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा एल एन एफ एफ एक्स, यही तो है। तो देखिए फाई टी का अपकलन ही तो है डेल फाई टी का अपकलन डेल फाई टी, तो आपको जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी एल एन ऑफ फाई टी लॉग फाई टी, एल एन बोलो या लॉग बोलो, बस बेस का ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 बेस लिया मैंने और वैसे ई बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट, और डेल टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी, क्लियर है। अब बताइए क्या ये सही है, अगर आप बोल रहे हो सही है तो आप गलत हो, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे क्या आएगा कोई भी कांस्टेंट सी आएगा, उसको मैं लिख रहा हूँ प्लस एल एन सी, क्या लिख रहा हूँ मैं प्लस एल एन सी, तो प्लस एल एन सी आया आपका, ये कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल का। बताइए यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको एल एन फाई टी माइनस एल एन सी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एच कट इंटू टी। अब लॉग ऑफ एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है एल एन ऑफ ए अपॉन बी, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी क्या होता है एल एन ऑफ ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ये क्या आ जाएगा आपका एल एन ऑफ फाई टी अपॉन सी इक्वल टू माइनस ई टी अपॉन एच कट। और आपको किसी समीकरण से यदि लॉग हटाना है तो क्या करते हैं अपन, उसका एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, चर घातांक के रूप ले लेते हैं। क्या होता है ई की पावर एल एन ले लो, या एक्सपोनेंशियल ऑफ एल एन ले लो, या एल एन ऑफ ई ले लो, इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, इसका एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इक्वेशन क्या हो गई है 9, इक्वेशन 9। तो क्या होगा यहाँ से एल एन हट जाएगा, क्या बचेगा आपका फाई टी अपॉन सी, और इधर क्या बच जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्लियर है। यहाँ से अगर फाई टी लिखता हूँ तो क्या आएगा फाई टी इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। सी को क्या कर दिया मैंने उधर की साइड भेज दिया। तो आपके पास जो मैंने टाइम वाला जो पार्ट लिया था, टाइम वाला जो चर लिया था, उसका वैल्यू क्या आ गया आपका फाई टी इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई टी अपॉन एच कट। तो यहाँ पे अपन ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से क्या किया था, साई आर टी इक्वल टू साई आर इंटू फाई टी, ठीक है। फाई टी का वैल्यू आ गया अपना ये, तो साई आर टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, साई आर टी इक्वल टू होगा सी साई आर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, या इसको लिख लो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये आपका समय आर स्थिति आर और समय टी पर डिपेंड होने वाला तरंग फलन है, जबकि ये किस पे है केवल आर पर, ये केवल टी पर। यहाँ पे जो ये वाली टर्म है
ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कर। इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। समय व्युत्क्रम संकारक समथिंग कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको। तो ये आपका श्रोडिंगर समीकरण थी, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, जहाँ पे साई आर को दो रूप में लिखा था, आर और टी के रूप में, ठीक है। जहाँ पे साई आर टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण आ गई, फिर इसको टी के रूप में सॉल्व किया तो आपका फाई टी आ गया और साई आर टी का मान मिल गया आपका ये, साई आर टी का मान मिल गया आपका ये। तो अगले ये आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, जो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर है उसका मतलब क्या है, श्रोडिंगर समीकरण का एक्चुअल मतलब क्या है, तरंग फलन का मतलब क्या है, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास से। अब आपका ऐसे मान लो कि अब आपकी क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होने वाली है, एक तरह से आप मान सकते हो। क्लियर? चलो, थैंक यू।